तो वो ना एक मन में बैठा लेते हैं कि अरे एसबीआई पीओ का एग्जाम है, 10 लाख 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और टोटल जैसे इस बार की वैकेंसी 1600 थी और जनरल हम्म। में 600 थी। तो उनको पहले से ही लगता है कि अरे कम से कम अभी तो 2 साल 3 साल तैयारी करेंगे, फिर 2 साल एग्जाम देंगे, पहले प्री निकलेगा मेंस निकलेगा। नहीं, अगर आप आज से सोचे हो कि आपको एग्जाम देना है, तो आप आज से ही फोकस हो जाओ और आप अपना टारगेट रख लो कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा एग्जाम। क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे अच्छा अटेम्प्ट होता है। आपके आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होता है कि अरे मैं तो मतलब 4 साल दे चुका हूँ, 5 साल दे चुका हूँ। तो जो लोग भी तैयारी करे, खासकर बिगिनर है, उनका टारगेट एक ही होना चाहिए कि एग्जाम में जाना है और एग्जाम क्रैक करना है। प्री मेंस इंटरव्यू नहीं, सिंपल है कि जॉब लेना है इस बार, क्योंकि मैक्सिमम लोग का फोकस ही होता है। तो ऐसा रखें। दूसरा कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम। जैसे आप अगर आज पढ़ रहे हो, आप ऐसा मत करो कि आप स्टार्ट कर रहे हो और 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो। पर डे आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, बट डेली बेसिस पे पढ़ो। क्योंकि मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूं तो मेरे पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था कोलकाता में। तो हम्म। हम लोग वहां भी गए थे, तो वहां पे भी क्योंकि उस टाइम पे हम इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर आती है, तो वो पढ़ते थे, तो उसको हम वही कोलकाता से ले लिए थे और अपने पॉकेट में उसको मोड़ के रख लिए। तो वहां पे भी बैठ के हम अपना पढ़ने लगे कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो मेरी। तो इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा आपको देना है। और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। अगर आप यूट्यूब, सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्या है ना तैयारी में, कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो आप जब भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करो, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है, आप पहले देख लो कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, उसको डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद देखो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखोगे बिना डाउनलोड किए, तो हो सकता है ऐड वगैरह आ जाए और डिस्ट्रैक्शन हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे साथ है सुदर्शन, जिनका अभी एसबीआई पीओ 2022 क्रैक हुआ है। प्लस इन्होंने 15 प्लस रिटर्न एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो देखते हैं कि इतना ये सब कुछ करने के लिए कितने सालों की मेहनत इन्हें लगी है। बिकॉज एक मिथ है कि जितने भी एसबीआई पीओ टॉपर्स हैं या जिनके भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल जाते हैं उनमें कुछ स्पेशल होता है। बट ऐसा नहीं है, सबका एक ही चीज स्पेशल है कि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। तो लेट्स बिगिन। हाय सुदर्शन, हाउ आर यू? हेलो मैम, बहुत अच्छे। ओके, कैसा लग रहा है कि फाइनली आपका बहुत एसबीआई पीओ अच्छा लग क्लियर रहा हुआ है? है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है। और ओके, कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, अगर मैं बात करूँ तो? मैम इन टोटल लगभग 1.5 ईयर्स लगे मुझे हम्म। प्रिपरेशन में और एग्जाम्स में। ओके, तो ये बेसिकली आपका सेकेंड ईयर था प्रिपरेशन का। हाँ तो फर्स्ट ईयर में क्या आपके प्रीलिम्स क्लियर हो गए, मेंस क्लियर हो गए? क्या था कि आपने कितने एग्जाम्स क्लियर करे फर्स्ट ईयर में प्लस सेकेंड ईयर में? मैम, फर्स्ट ईयर में तो मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का और इंटरव्यू क्लियर हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में बाहर हो गए थे 2 मार्क्स से। हम्म। और इस बार मेरा आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो अभी हम रिजर्व लिस्ट में 0.3 मार्क्स से जनरल में। और इसके अलावा मेरा एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर हुआ है, आईडीबीआई एम का एग्जाम क्लियर हुआ है। और इसके अलावा भी मेरा इन टोटल लगभग 15 रिटन एग्जाम्स क्लियर हुए हैं, जिसमें रेलवे का भी एक एनटीपीसी का एग्जाम होता है लेवल 5 का, तो वो भी मेरा क्लियर हुआ है। ओके। तो आपने जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपका फाइनल लिस्ट में 2 मार्क्स से नहीं हुआ, प्लस बाकी तो आपके प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुए। तो उस फेज से इस फेज तक आने में कि अब आपके इतने सारे एग्जाम्स क्रैक हो गए हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि कौन सी जॉब ज्वाइन करें। ऑब्वियसली आप एसबीआई पीओ ही ज्वाइन करोगे, बट यहाँ तक आने में कितनी मेहनत लगी, या फिर क्या था ऐसा जो चेंज हुआ 1 साल की प्रिपरेशन के बाद? मैम सबसे पहले तो, जैसे कि हम तो पटना से, बिहार से, तो यहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर बात करें तो हर गली में कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा ये था ना कि घर से प्रिपेयर करना है या बाहर जाना है। तो मेरे फादर भी क्योंकि बैंकर है, तो हम्म। उन्होंने बोला कि तुम कोचिंग कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे क्या है ना कि इंटरव्यू वगैरह बहुत आने लगे थे ऑनलाइन। हम्म। तो मैंने जब ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह देखा कुछ जगह पे और कोड़ा वगैरह पे ब्लॉग पढ़ा, तो उसमें पता चला कि ये जितने भी एग्जाम्स है ना, इसके लिए मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग करने की जरूरत है या फिर ऑनलाइन कुछ पेड कोर्स लेने की जरूरत है। आप बस कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, और थोड़ा सा सेल्फ बिलीव भी होना चाहिए, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मेरे प्रीलिम्स का और मेंस का एग्जाम आरबी पे क्लियर हुआ था। तो हम्म। उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि मेंस में आपको उतना ज्यादा नंबर लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 200 में 110 नंबर कट ऑफ है जनरल का, तो हम्म। आपको अराउंड 20 मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा, तभी आप सेफ हम्म। होंगे। अगर अगर आपका 5 मार्क्स ज्यादा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो फाइनलिस्ट में आप बाहर हो सकते हैं। तो इन चीजों की आइडिया नहीं थी मुझे उस टाइम। तो बाद में जब ये सब चीजों की आइडिया हो गई, तो इस टाइम मैंने वो सब गलतियों को सुधार किया और फिर फाइनली मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। ओके।
तो हम सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स की मेन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूंगी फिलहाल, क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो ऐसा था कि किसी सब्जेक्ट में आप एकदम बेस्ट हैं और कोई सब्जेक्ट आपका वीक पॉइंट है कि हाँ ये वीकनेस है, ये नहीं सॉल्व हो पाता है, उसके बारे में बताइए। मैम जैसा कि आपने बोला प्रीलिम्स में तो तीन सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट हो गया, रीजनिंग और इंग्लिश, और आरआरबी पीओ के केस में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आती है। हम्म। तो मेरा इंग्लिश और रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था। हम्म। लेकिन क्वांट में ऐसा था ना कि क्वांट में, क्योंकि क्वांट प्री में बहुत, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पीओ के एग्जाम में कि वो कैलकुलेटिव होती है। तो हम्म। 35 में अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 35 में 35 का टारगेट रखें। हम्म। अगर 30 के अराउंड भी आ जाती है तो वो सही है। बट रीजनिंग में मेरा हमेशा टारगेट होता था कि 35 में 32 33 कम से कम आ जाए। और इंग्लिश में तो आप 30 में 29 30 अटेम्प्ट करते हो, हम्म। लेकिन उसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं होती। तो मतलब मेरा इंग्लिश और रीजनिंग सही था, बट क्वांट थोड़ा सही था। ओके। तो अगर आप प्रीलिम्स के क्वांट को बोल रहे हो कि हाँ वहां पे नहीं सही था और कैलकुलेटिव था, तो आपने मेंस में कैसे टैकल किया क्वांट को? मैम मेंस में क्या है ना कि मेंस में आपके पास टाइम बहुत रहता है। फॉर एग्जाम्पल आरआरबी के केस में तो आपका सेक्शनल टाइमिंग होता नहीं है। हम्म। और एसबीआई की बात करें तो उसमें भी आपके पास 40 to 45 मिनट्स रहते हैं। हम्म। तो वहां पे क्या है ना कि आप बस, आपको सिलेक्शन करना है क्वेश्चन का। हम्म। प्री के केस में ऐसा नहीं है, प्री के केस में आपके पास 25 मिनट्स है, आप जितना कर सकते हो करें। पर मेंस में आप सिलेक्शन आपको करना है, तो उसके लिए मैंने मॉक्स का यूज किया था। हम्म। तो मॉक्स यूज करने से आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद। आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, आपने कोई कोचिंग नहीं करी है, आपने डायरेक्टली यूट्यूब से क्लियर करे, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? मैम सेकंड स्टेप तो उसके बाद प्रैक्टिस का था। तो प्रैक्टिस के लिए आप ऑनलाइन ये कर सकते हैं वेबसाइट से। लेकिन उसके अलावा मैंने जो एप्स होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक का भी जो ऐप है, तो हम्म। उसमें क्विज सेक्शन आता है और उसमें हर टॉपिक वाइज है आपके पास। तो उसमें सबसे अच्छा क्या होता है ना कि उसमें टाइमर भी साथ में रहता है। हम्म। तो आपको अलग से स्टॉप वॉच या टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको 2 in 1 हो जाएगा वहाँ पे। तो मैंने वो क्विज सेक्शन से ऐप से सारा प्रैक्टिस किया था और फिर मैं मॉक्स पे गया था। ओके। तो मॉक्स की जर्नी आपकी कैसी रही? क्या जब आपने मॉक्स लगाना स्टार्ट किया तो आपको रिजल्ट दिख रहा था कि इतना बड़ा क्विज़ेस लगाए कि आपके मार्क्स डे वन से ही आ रहे थे? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैंने टॉपर्स इंटरव्यू वगैरह देखा था। हम्म। तो उसमें सबके साथ यही रहता था कि पहला मॉक वो जो देते हैं तो 10 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल ऐसा रहता है। हम्म। और फिर धीरे धीरे उनका परसेंटाइल बढ़ता है। तो मेरा भी ऐसा ही था, स्टार्टिंग में 25 30 परसेंटाइल ही था। लेकिन टारगेट हमेशा से रहता था कि 90 प्लस का टारगेट रहे परसेंटाइल का। हम्म। क्योंकि उसमें तो आपको परसेंटाइल पे टारगेट करना पड़ता है मॉक्स में। हम्म। तो फाइनली मेरा 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल होने लगा था। तो इसके लिए मैंने एनालिसिस किया था कंसिस्टेंट बेसिस पे मॉक का। तो उसके बाद मेरा मॉक सही हो गया। ओके, प्रीलिम्स की तो आपने मॉक्स देकर अपनी स्पीड बढ़ाई है, जो एनालिसिस करा और उससे सीखा होगा। मेंस के लिए भी क्या आप मॉक्स देते थे? हाँ मैम, मेंस के लिए तो प्रैक्टिस मॉक का ही सबसे ज्यादा मैं मॉक किया हूँ। और प्रैक्टिस मॉक का जैसे मैंने बताया कि एप्स में जो क्विज की सेक्शन होती है, हम्म। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का लेवल एक्चुअल एग्जाम से काफी ऊपर रहता है। खासकर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के पहले मैंने जो हम्म। क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस मॉक का, तो एग्जाम में लगभग क्वेश्चन उसी लेवल के थे या उससे कम ही थे। लेकिन सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताया, एक रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होता है। हम्म। तो उसमें सीबीटी 2, जैसे यहाँ पे पीओ में मेंस होता है, वहाँ पे एक हम्म। सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। हम्म। तो उसके पहले मैंने प्रैक्टिस मॉक का जो दिया था, मतलब मॉक से, तो जब मैं एक्चुअल एग्जाम में गया तो काफी लोग वहाँ बोल रहे थे कि क्वेश्चन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। हम्म। लेकिन क्योंकि मैंने जो एक्चुअल एग्जाम के पेपर थे उससे ऊपर के क्वेश्चन करके मैं गया था, तो मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ओके, तो मॉक्स आपको प्रैक्टिस के लिए भी प्रिपेयर कराता है, प्लस वो सरप्राइजेस के लिए भी कराता है। हाँ यहाँ पे बच्चे देखकर डर जाते हैं कि हाँ टफ क्वेश्चंस दिए, इट्स जस्ट दैट कि मॉक्स आपको सिखाता है प्रेशर कैसे हैंडल करना है, एक्चुअल एग्जाम में कैसे आपको हैंडल करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। आपने जीए की स्ट्रेटे जीए के लिए क्या स्पेशल किया था, उसकी स्ट्रेटेजी बताइए। मैम, जीए अगर स्टार्टिंग में बात करें तो बहुत बोरिंग होता है पढ़ना। बट मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन जीए ही था। हम्म। मतलब अब तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि पूरे पूरे दिन जीए पढ़ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। तो जीए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे कोई भी चीज पढ़ो। क्योंकि पहले क्या होता था ना, अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो 2021 के पहले का क्वेश्चन देखें तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। हम्म। जैसे कि अगर हम लोग एक ऑबिचुअरी का अगर कोई न्यूज बताए, जैसे शिंजो अबे का डेथ हो गई, हम्म। तो वो पूछ सकते हैं कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। ये दो दो साल पहले ऐसा था। हम्म। लेकिन अब वो पूछेंगे ना कि उनका सेकंड टेन्योर कब से कब था, हम्म। प्राइम मिनिस्टर का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ 2006 में पहला था, 2000 फिर सेकंड कब था टेन्योर, तो वो आपको इतना डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ो और डीपली पढ़ो और रिवीजन करते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप डेली अगर पढ़ते हो, उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि न्यूज़पेपर से डेली पढ़ना है या फिर कोई वेबसाइट की आप पीडीएफ फॉलो करो या फिर क्विजेस डेली दो। क्या अप्रोच रहना चाहिए? मैम सबसे पहले तो अगर न्यूज़पेपर की बात करें ना, तो वहां पे हम लोग का टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने यूपीएससी सीडीएस का रिटन एग्जाम क्लियर किया था, हम्म। तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो न्यूज़पेपर से डायरेक्ट थे, कुछ कुछ क्वेश्चन। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, हम्म। तो उसमें हो सकता है वो क्वेश्चन ना हो जो आपको एग्जाम में आए डायरेक्ट। लेकिन आप किसी एप्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू पढ़ते हो, तो मतलब उसमें आपको लगभग 100% तो नहीं, बट 80% कन्फर्म है कि वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहले आप उसको पढ़ो डेली बेसिस पे, और पढ़ने के बाद 24 आवर्स के अंदर ही आप उसका रिवीजन कर लो, और उसके बाद उसका क्विज जरूर लगाओ। क्योंकि जब क्विज लगाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 15 न्यूज पढ़ा, और कल सुबह उठ के मैं क्विज लगा रहा हूँ, तो 15 में 15 हो सकता है सही ना हो। हम्म। हो सकता है कि कोई डेट हो या कोई भी नंबर वो मैं मिस कर लूँ। तो जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो उसमें बुक मार्क्स का सेक्शन होता है। जैसे अगर प्रैक्टिस मॉक की मैं आपकी बात करूँ, तो इसमें क्विज में बुक मार्क्स है। तो हम्म। आप बुक मार्क्स कर लो उसको, और बाद में फिर उसको रिवीजन करो जो आपका गलत हुआ। तो ऐसे करके आपको डेली बेसिस पे करना है, और ये ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 दिन में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग होता है, लेकिन बाद में जब आप आदत बन जाती है ना आपकी, तो फिर बहुत मजा आता है पढ़ने। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे उसको बहुत इग्नोर करते हैं। अगर वेटेज की हम बात करें तो आईबीपीएस में 25 है, इधर एसबीआई पीओ में आपका 50 50। मार्क्स हैं। तो जो बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट्स हर कोई करते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, टॉपिक की नॉलेज है, बट वो अपनी टाइपिंग पे नहीं वर्क करते हैं या फिर वहां पे फ्रेम कैसे करना है उस पर वर्क नहीं करते हैं। क्या आपने कुछ स्पेशल प्रैक्टिस करी थी पहले डिस्क्रिप्टिव के लिए या आप भी इनमें से एक थे? नहीं मैम, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो मैं प्रैक्टिस करके गया था। तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आपका जो लैंग्वेज होगा डिस्क्रिप्टिव में, वो काफी ल्यूसिड मैनर में रहना चाहिए। हम्म। बहुत सिंपल रहना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि वो कोई एआई या कंप्यूटर कोई मशीन वो चेक करती है डिस्क्रिप्टिव, हम्म। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन भी चेक कर रहा हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंग्वेज बहुत बहुत ज्यादा ल्यूसिड हो, और बहुत मतलब आप जो वोकैब यूज करें ना बहुत सिंपल हो। हम्म। ऐसा कोई फैशनेबल आप वर्ड उसमें ना डाल दो कि जो चेक कर रहा है उसको लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करना है। तो हम्म। पहली चीज वो। दूसरी चीज, आप स्पेलिंग एरर देखो कि आपकी स्पेलिंग में एरर ना हो, और उसके बाद आपका जितना भी ग्रामर का टेंस वगैरह होता है वो सब सही हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आप जब भी डिस्क्रिप्टिव देने जाओ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग गलती क्या करते हैं कि जब हम लोग रियल एग्जाम में जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वहां पर डिस्ट्रैक्शन होगा। हम्म। क्योंकि एक साथ जब आपके रूम में अगर 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग जब कीबोर्ड टाइप करेंगे, तो बहुत ज्यादा आवाज होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि एक रिकॉर्डिंग मैंने लिया था, एक टेलीग्राम चैनल पे एक रिकॉर्डिंग था। तो उसमें 10 मिनट्स का उनका ये रहता है कि कीबोर्ड टाइपिंग का उसमें आवाज आने लगता है। हम्म। तो मैं जब भी डिस्क्रिप्टिव देता था, तो मैं रियल मतलब लैपटॉप पे या फिर कहीं पे आप दे रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव, तो साथ हम्म। में मोबाइल पे उसको भी ओपन कर लिए। तो साथ में ओके। आपको डिस्ट्रैक्शन भी आ रहा है, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा। तो जब आप रियल एग्जाम में जाओगे ना, तो उसके पहले ही वो प्रेशर आप फील कर लोगे। तो आपको ऐसे ही करके जाना है। ओके। तो आप एकदम एक्चुअल रियल एग्जाम फील लेकर गए थे हाँ। वहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंटरव्यू आपका होता है और एसबीआई पीओ में तो आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि मैम एसबीआई पीओ का अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है। हम्म। लेकिन एसबीआई पीओ में टोटल आपने जैसे बताया कि 20 मार्क्स के जीडी और जीई होते हैं, और हम्म। 30 मार्क्स के इंटरव्यू। हम्म। क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड था, तो सिर्फ 50 मार्क्स के इंटरव्यू होते थे, 2 साल से हम्म। जीडी बंद था, बट इस हम्म। साल से एक साइकोमेट्रिक सेक्शन भी ऐड हो गया, उसके बाद जीडी जी और इंटरव्यू। हम्म। तो मेरा इंटरव्यू में सिंपल था। मैंने मतलब टारगेट था 50/50, हम्म। 100% का टारगेट था, हम्म। और मेरा प्रिपरेशन जो था वो भी वैसा ही था। तो इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग जैसे यूट्यूब पे होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि माई एक्सपीरियंस ऑफ जीडी ऑफ एसपीआईपीओ इंटरव्यू, या माई हम्म। एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू। तो हम्म। ऐसे करके जितने भी वीडियो होते हैं मैंने उससे देखा। उसके अलावा कोड़ा पे भी बहुत लोग अपना एक्सपीरियंस डालते हैं कि हम्म। जब रूम में हम गए तो पहले क्या हुआ, गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग बोल दिए। ये सब हम्म। छोटी छोटी जो गलती होती है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सही करना। तो ये सब मैं देख के गया था। और इसके अलावा इंटरव्यू के पहले मैं मतलब मिरर के सामने कुछ प्रैक्टिस करता था। 4-5 दिन मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस किया था। ये इंटरव्यू के लिए था। और जीडी और जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली बेसिस पे, तो हम्म। आपके पास कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। जैसे मेरा था कि मैं पटना में यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ एक हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं डेली बेसिस पे पढ़ता था। तो हम्म। ऐसा हुआ मेरे साथ कि जैसे कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था हम्म। कि जैसे कि पटना में अभी बहुत हो रहा है साइबर क्राइम, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो 2 दिन पहले ही न्यूज थी कि पटना में क्राइम नहीं हुआ था, पटना के लोगों ने चंडीगढ़ में साइबर क्राइम किया था। तो जब मैंने ये बात उनसे कहा, तो एक फनी सा वहाँ माहौल बन गया था।
तो हम्म। ये सब क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारी चीजें रहती है बोलने की। उसी तरह एसबीआई पीओ की जीडी में लगभग हम लोग का 15 to 20 मिनट जीडी चला था। तो हम्म। उसमें मैंने लगभग 20 से 22 बार बोला था। मतलब सबसे ज्यादा मैंने ही बोला था उसमें। और सबसे पहले स्टार्ट भी मैंने ही किया था। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो जीडी तो एक होता है कि हाँ एक लीडरशिप स्किल शो हो रहा है। हम्म। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे मतलब तो आपके साथ भी जो बैठे लोग रहते हैं वो लोग भी चाहते हैं कि सबसे पहले मैं ही बोलूं। हम्म। तो जब भी आप बोलो तो कोशिश करो आप चुप मत हो, मतलब चुप इन द सेंस कि 4-5 सेकंड तक आप बोलते रहो। हम्म। तो सामने वाले जो है वो अपने आप वो चुप हो जाएंगे, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा। और साथ में जीडी में आप दूसरों को भी बोलने का मौका जरूर दो। जैसे मैंने क्या किया था काम कि मेरे साथ लगभग 10 से 12 लोग थे। तो पहले आपको इंट्रो देना पड़ता है जीडी में। हम्म। दो आपके बैठे रहते हैं ऑफिसर, वो देखते हैं कि क्या, तो जब वो इंट्रो दिए ना तो मैंने उनका नाम लिख लिया था हम्म। कि हाँ विकास, प्रिया, जितने भी नाम है मैं लिख लिया था। तो हम्म। जब भी मैं उनको ऐसे बोलता था ना कि हाँ विकास का पॉइंट सही है या आई सपोर्ट प्रिया पॉइंट, प्रियाज पॉइंट, तो ऐसे नाम लेने से क्या होता है कि एक बहुत अच्छा बैठता है आपका कि हाँ कि आप इसको ये, अटेंटिव क्योंकि हो। जब हाँ बहुत अटेंटिव हो और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो। आपका ये नंबर लिखा हुआ तो 7 नंबर, तो आप बोलोगे 7 नंबर ने बहुत अच्छा बोला। उसके बजाय आप बोल सकते हो कि सुदर्शन ने बहुत अच्छा बोला। हम्म। तो काफी ये सुनने में भी अच्छा लगता है। तो एक मैंने किया था, तो उसके बाद जब मैं जीडी से बाहर भी निकला था तो वो लोग पूछ रहे थे कि तुमको मेरा नाम कैसे मालूम। मतलब हम्म। हम लोग तो कभी बात नहीं हुई। तो ऐसा आप कुछ अलग करते हो तो उससे भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलता है। और आप दूसरे को भी चांस दो जीडी में बोलने की, कि हाँ मेरा हो गया तो अब आप बोलो। ओके, तो आपने काफी डिटेल में बताया कि जीडी और जीए के लिए और क्या कर सकते हैं कंसिडर। मुझे एक ऐसे वो बाकी फेलो एस्पिरेंट्स के लिए एक ऐसी एडवाइस दीजिए कि उनका सिलेक्शन जल्दी हो, बिकॉज कोई भी कहे, कोई कितना ही ज्ञान दे या फिर कितने ही लॉजिक्स दे, बट अभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको समझ तभी आता है जब किसी का एग्जाम क्रैक हो चुका है, तो वो उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ इसका जस्ट अभी कनेक्ट हुआ है क्रैक, तो हाँ ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो ऐसी एक क्या एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे? मैम सबसे पहले तो क्या है ना, जैसे मैं यहाँ का देखता हूँ क्योंकि मैं मेरे कुछ दोस्त भी है और मैं यहाँ भी लोग को देखता हूँ। तो वो ना एक मन में बैठा लेते हैं कि अरे एसबीआई पीओ का एग्जाम है, 10 लाख 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। और टोटल जैसे इस बार की वैकेंसी 1600 थी और जनरल हम्म। में 600 थी। तो उनको पहले से ही लगता है कि अरे कम से कम अभी तो 2 साल 3 साल तैयारी करेंगे, फिर 2 साल एग्जाम देंगे, पहले प्री निकलेगा मेंस निकलेगा। नहीं, अगर आप आज से सोचे हो कि आपको एग्जाम देना है तो आप आज से ही फोकस्ड हो जाओ और आप अपना टारगेट रख लो कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा एग्जाम। क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे अच्छा अटेम्प्ट होता है। आपके आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होता है कि अरे हम्म। मैं तो मतलब 4 साल दे चुका हूँ 5 साल दे चुका हूँ। तो जो लोग भी तैयारी करे खासकर बिगिनर है उनका टारगेट एक ही होना चाहिए कि एग्जाम में जाना है और एग्जाम क्रैक करना है। प्री मेंस इंटरव्यू नहीं, सिंपल है कि जॉब लेना है इस बार। क्योंकि मैक्सिमम लोग का फोकस ही होता है। तो ऐसा रखें। दूसरा कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम। जैसे आप अगर आज पढ़ रहे हो, आप ऐसा मत करो कि आप स्टार्ट कर रहे हो और 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो। पर डे आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, बट डेली बेसिस पे पढ़ो। क्योंकि मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो मेरे पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था कोलकाता में। तो हम्म। हम लोग वहां भी गए थे, तो वहां पे भी क्योंकि उस टाइम पे हम इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर आती है तो वो पढ़ते थे, तो उसको हम वही कोलकाता से ले लिए थे और अपने पॉकेट में उसको मोड़ के रख लिए। तो वहां पे भी बैठ के हम अपना पढ़ने लगे कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो मेरी। तो इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा आपको देना है। और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। अगर आप यूट्यूब, सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्या है ना तैयारी में कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो आप जब भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करो तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है, आप पहले देख लो कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, उसको डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद देखो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखोगे बिना डाउनलोड किए तो हो सकता है ऐड वगैरह आ जाए और डिस्ट्रैक्शन हो जाए। तो ऐसे करके आपको ओके, तो एक ऐसी मिस्टेक जो आपने करी हो और आप चाहते हैं कि नहीं बाकी लोगों को नहीं करनी चाहिए, या सो दैट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए और उन्हें ना लगे 1-2 साल या 2 साल जिन्हें लगते हैं। मैम मिस्टेक तो जैसे मेरा ऑनलाइन सारा सोर्स फ्री ही था। हम्म। तो यूट्यूब पे क्या होता है ना, कभी कभी आजकल तो बहुत सारे फैकल्टी ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे मतलब अभी सो रहे हो क्या, अभी सोने का टाइम नहीं है, पढ़ो। हम्म। 12 घंटा पढ़ो, पढ़े 15 घंटा पढ़ो। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पे जो लिखते हैं कि 15 घंटा पढ़ना जरूरी है। तो हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप डिस्ट्रैक्शन से बचो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है इससे आप बचो। और मेंस देखिए, मेंस का मार्क्स आपका फाइनल ऐड होता है। तो आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलो, सबसे हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स क्या करते हैं ना कि वो प्री बहुत इजी होता है, प्री हम्म। में बस स्पीड चाहिए आपकी। लेकिन मेंस खासकर जीए आप फर्स्ट डे से लेके चलो। और एग्जाम जब आपका प्री आने रहे तो प्री का एग्जाम आने आने वाला है तो आप 10 डेज 15 डेज पहले आप मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दो। लेकिन बाकी जितने भी रिमेनिंग डेज है आप मेंस को भी साथ लेके ओके, तो काफी अच्छा लगा सुदर्शन आपसे, बहुत कुछ आज बच्चों को भी सीखने को मिला होगा। अब आपकी ज्वाइनिंग अभी तो नहीं आई है आई गेस, एसबीआई की? चलो। नहीं अभी एसबीआई की नहीं है।
तो इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, की आपने कुछ प्लान किया है या फिर थोड़े टाइम में एसबीआई पीओ में ही वर्क करना चाह रहे हैं? फ्यूचर गोल्स अगर कुछ हैं आपके। मैम एसबीआई में क्या है कि इसमें फ्यूचर प्रमोशन बहुत ही अच्छा है। हम्म। प्रमोशनल एस्पेक्ट काफी अच्छा है एसबीआई का, तो यहीं पे टारगेट रहेगा कि अच्छे से ऑनेस्टली काम करूं और सीखूं अपने सीनियर्स से। बस एसबीआई पीओ पे अभी करना है अभी तो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।